तो हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश के आधार पे वस्तुएं क्या होती हैं, फिर प्रकाश का गुण क्या होता है। जब हम लोग ये समझ लेंगे तब उसके आगे अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप समझे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं, यानी उसका उपयोग हम कहां करेंगे, वस्तुओं को देखने में करते हैं। आप जान लें कि प्रकाश कभी भी स्वयं दिखाई नहीं पड़ता। प्रकाश की वस्तुएं में हमें, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अगर प्रकाश कहीं नहीं रहता है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें वहां की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन आपने कभी प्रकाश नहीं देखा होगा कि प्रकाश किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखें यही बातें लिखी गई हैं कि प्रकाश की, यहाँ देखें प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की बनेगी। पहली वस्तु जो होगी वो क्या होगी, प्रदीप्त वस्तु होगी, दूसरी अप्रदीप्त वस्तु होगी और तीसरी क्या होगी, स्फुरदीप्त वस्तु होगी। तो जो हमारा प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश हो, जैसे सूर्य हो गया। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती। जैसे आप डस्टर ले लीजिए, बोर्ड ले लीजिए, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। स्फुरदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं और बाद में उनका क्या कर देती हैं, उत्सर्जन कर देती हैं। उन्हें हम स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, रेडियन हो गया, ये सारी चीजें। तो अब आप देखें कि क्या होता है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं। हम सबकी थ्योरी लिख दे रहे हैं, आप इसका आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो अब आप देखें कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से, यहां लिखेंगे, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिनका स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो, यानी वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो। जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, दीपक हो गया, यह सब कैसी वस्तुएं होंगी, प्रदीप्त वस्तुएं होंगी। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। याद रखें, जिनका स्वयं का प्रकाश क्या होता है, नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, मेज हो गया, किताब हो गया, यह सारी चीजें क्या होंगी, अप्रदीप्त वस्तुएं होंगी। अब हम आपको स्फुरदीप्त वस्तु के बारे में बताते हैं। तो अब आप देखें स्फुरदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश का अवशोषण करती हैं तथा बाद में उनका उत्सर्जन करती हैं, स्फुरदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जो पहले क्या करें, प्रकाश का अवशोषण करें और बाद में उन चीजों का क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे, उन्हें हम कहेंगे स्फुरदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, आप चंद्रमा जानते हैं कि दिन में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और शाम को उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसी प्रकार आप रेडियन देखे होंगे, जो रेडियन होता है वह दूसरे का, जो आप अक्सर आपने देखा होगा पेड़ वगैरह में रेडियन लगे होते हैं जो चमकते हैं, यानी जो रोड पे कहीं कहीं लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, फिर बाद में उनका क्या कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं, ताकि आसानी से लोगों को ये समझ में आए कि कहाँ कौन सी चीजें हैं। तो अब आप ये जाने कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। तो देखें, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1 क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु की उपस्थिति में कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आप बहुत विशेष याद रखिएगा, क्योंकि हर आंकिक प्रश्न में आपकी ये बातें पूछी जाएंगी। तो प्रकाश की चाल कितना होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, किसमें, निर्वात में। अब आप जाने प्रकाश के वेग की जो गणना है, यानी प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी प्रकाश के वेग की गणना। और उसके बाद अगला गुण देखें, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के मध्य कार्य करती है। अगला पॉइंट क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, यानी 16 सेकंड का समय लेगा। कभी कभी ये क्या होता है, 8 मिनट 20 सेकंड भी हो जाता है किसी किसी ऑप्शन में, तो आप परेशान मत होइएगा। 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड इसके बीच में ही लेता है। अब आप आगे सुने, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड या 30 सेकंड का समय लेता है। तो ये रहा प्रकाश का गुण। आपने प्रकाश के गुण को और अन्य थ्योरियों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के आधार पे या उसके व्यवहार के आधार पे वस्तुएं क्या होती हैं,
दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी यहां से अपना चैप्टर बहुत ही तेजी से रन करेगा और आप यहां से अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आप आंकिक प्रश्न को बेहद आसानी से समझ सकें। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो दर्पण होता है वो क्या होता है और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, कांच के वे खोखले गोले के काटे गए भाग जिसके एक तरफ चांदी तथा पारे का लेप लगाकर कलाई कर लिया जाता है तथा उसका दूसरा तल, जो उसका दूसरा तल है वो क्या हो जाएगा, पारदर्शक बन जाता है या पारदर्शक तल बन जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो होते हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो ये हमारे पास निकल गया कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। अब हम इन दर्पणों की चर्चा करते हैं, आप इसका नोट बनाते जाइएगा, इसीलिए हम एक एक थ्योरी आपको लिख के समझा रहे हैं। तो अब आप देखें कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है। तो अवतल दर्पण क्या है, कांच के वे खोखले गोले के काटे गए भाग जिनके उभरे हुए तल पर, याद रखिएगा अभी हम आपको चित्र में समझाते हैं, जिनके उभरे हुए तल पर कलई किया गया होता है तथा दबा हुआ तल पारदर्शक तल होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। यानी जो पारदर्शक तल होना चाहिए वह कैसा तल होना चाहिए, वह दबा हुआ तल होना चाहिए। पर जब दबा हुआ तल जो होगा वह कैसा होना चाहिए, पारदर्शक। अब आप उत्तल दर्पण समझे, कांच के वे खोखले गोले के काटे गए भाग जिनके दबे हुए तल पर कलई किया गया होता है। यहां दबा हुआ तल पारदर्शक था, लेकिन यहां दबा हुआ तल क्या है, कलई किया गया होता है तथा उभरा हुआ तल क्या होता है, पारदर्शक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अगली बात क्या है, समतल दर्पण। तो सुने आप, समतल दर्पण खोखले गोलीय दर्पण के या गोले, एक मिनट यहां गलत हो गया, गोलीय होना चाहिए, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को काट कर एक तरफ कलई करके और दूसरे तरफ को हम क्या कर देते हैं, पारदर्शक कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो आपने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये तीनों चीजों को अच्छे तरीके से समझ रखा है। अब हम आपको चित्र में इन चीजों को समझाते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, जब आप दर्पण समझ जाएंगे तब हम आपको दर्पण के उपयोग और इनके जो निर्देशांक ज्यामिति होते हैं, यानी जो प्लस होता है माइनस होता है, वह कहां से आता है ये समझाते हैं। और अगर आप इतनी बातों को समझ जाएंगे तो आप बेहद आसानी के साथ समस्त आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल जो भी दिए गए होंगे उदाहरण के साथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप चित्र देखें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोलीय दर्पण लेते हैं। हमने गोलीय दर्पण आपको बता दिया है। गोलीय दर्पण क्या होता है, हमने बोला है कि यह कांच का कटा हुआ एक खोखला गोला होता है जिसके एक तरफ कलई किया गया होता है तथा दूसरा भाग क्या होता है, पारदर्शक भाग होता है। और इसी गोलीय दर्पण को हम 3 भागों में काटकर अवतल, उत्तल तथा समतल भाग का निर्माण करते हैं। और इन समस्त दर्पणों का अपना अलग अलग उपयोग होता है, अपनी अपनी हर जगह पर वह महत्व रखते हैं। जैसे देखें, यह हमारे पास क्या है, एक गोलीय दर्पण है, यह बन गया एक गोला और यह कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। इसका एक भाग कलई होना चाहिए तथा दूसरा भाग क्या होना चाहिए, परावर्तक होना चाहिए। हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, यहां है। अब इसको हम एक तरफ से कलई करते हैं। कलई किससे करना है, चांदी और पारे से, यानी चांदी का लेप लगा के पारे से कलई कर देना है। तो एक तरफ हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। अच्छा, ऐसा जो निशान हो रहा है इसका मतलब हम इसको पेंट दे रहे हैं और उधर आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां तक आप बाहर करिएगा लेकिन यहां से आप अंदर करिएगा। तो यह हो गया, एक तरफ कलई हो गया और दूसरा तल क्या हो गया, पारदर्शक हो गया, जिधर कलई नहीं हुआ। अब इस गोले को हम 3 भागों में काट देते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे, बीच से बांटेंगे, तो एक भाग ऐसे बनेगा, ये वाला जब कटेगा तो, और एक भाग कैसे, अच्छा हम अलग अलग बांट देते हैं ताकि इधर वाले भाग को इधर कर देते हैं, उधर वाले को उधर। तो देखें, इस भाग को अगर हम काटें हैं तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा ऐसे, और इस भाग को यदि आप काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ऐसे बनेगा। बीच का जो भाग है वह अभी बच जाएगा। तो ये कैसा होगा, ऐसे कटा हुआ है तो इधर कलई होना चाहिए, इसको अंदर की ओर। तो ये हो गया अंदर की ओर कलई, और इधर किसको होना चाहिए, कलई बाहर की ओर होना चाहिए। तो हमने इसको बाहर की ओर कलई कर दिया।
ये हो गया कलई करने का मतलब, हमने उसके ऊपर पेंट लगा दिया। अब हमने थ्योरी में बोला है कि जिसके उभरे हुए मतलब देखो ये दबा हुआ तल है, ये उभरा हुआ तल है, जिसके उभरे हुए तल में कलई किया गया होता है वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो ये जो दर्पण बनेगा वह कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल, अवतल, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। और तब इधर वाला दबे हुए भाग पे कलई किया गया है, देखें ये दबे हुए भाग पे कलई किया है, तो यह कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, अब हमारा बीच वाला भाग है जो हमने आपको समतल दर्पण बताया था, तो हम मान लेते हैं कि इसको यहां से काटे हैं, तो ये भाग हमारा बन गया बीच से, हमने इसको एक तरफ से कलई कर दिया। आप एक तरफ कलई कर दीजिएगा, चाहे इधर चाहे इस तरफ, चाहे दाएं या बाएं किसी भी तरफ कर सकते हैं, तो यह हमारा क्या बन जाएगा? समतल दर्पण। तो हम लोगों ने इस प्रकार समझ लिया है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण। जब आप नोट्स बनाइएगा तो अवतल दर्पण लिखने के पश्चात अवतल दर्पण वाला चिन्ह, पहले आप गोलीय दर्पण का चित्र बनाइएगा, फिर अवतल दर्पण का बनाइएगा, फिर उत्तल दर्पण का बनाइएगा, फिर समतल दर्पण का बनाइएगा। नोट्स में जब आप चित्र बनाए रहेंगे तो चित्र की सहायता से आप थ्योरम को बेहद आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आपको इनके उपयोग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो आप देखें कि दर्पणों का उपयोग कहाँ करते हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? इसका उपयोग नाई जो होता है, नाई वह किस में करता है? हजामत बनाने में करता है। यानी नाई जो है शेविंग करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का करता है। और कहाँ होता है? टार्च में जो आगे का दीप होता है उसमें होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के लाइट में जो गाड़ियां लगी होती है उनकी बत्तियों में इनका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। अच्छा, इसका उपयोग यहाँ क्यों होता है? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है और यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब उसी प्रकार यदि आप उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो पीछे का दृश्य होता है उसको देखने के लिए, यानी सारे प्रतिबिंब बने, इसके लिए हमें ऐसे दर्पण की आवश्यकता होती है जो सारी किरणों को क्या करे? मोड़े। यानी इसके आधार पे किरणपुंज जो होता है हम लोग को वो पढ़ना पड़ेगा कि किरणपुंज क्या होता है। तो किरणों के समुदाय को किरणपुंज कहते हैं। आप सुन ले, जो किरणों का समुदाय होता है उसको किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या होता है? यह ऐसा किरणपुंज होता है जो सीधे सीधे चला जाता है, यानी ना कम होता है ना ज्यादा होता है। और जो अभिसारी किरणपुंज होता है वह फैली हुई प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, यानी ऐसी प्रकाश किरण जो फैली हुई प्रकाश किरणों को मोड़ देता है वह उस किरणपुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। अपसारी किरणपुंज क्या होता है? वह किरणपुंज होता है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। यानी जो हमारा अवतल दर्पण है, आप ये भी लिख लीजिएगा कि जो अवतल दर्पण है वह अपसारी किरणपुंज का कार्य करता है और जो उत्तल दर्पण है वह अभिसारी किरणपुंज का कार्य करता है। इस प्रकार किरणपुंज पूरे हो गए और ये दर्पण के उपयोग हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को जिस गोले से काटा जाता है, यानी गोलीय दर्पण को जिस गोले से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी गोलीय दर्पण हमारा क्या था? ये था, और इसका मध्य बिंदु जो होगा वही हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। आगे आप सुने फिर क्या है? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी जो उसका मध्य बिंदु होगा। यानी जैसे हमने इसको काट दिया, काटे तो यहाँ का जो मध्य बिंदु है यही हमारा क्या है? ध्रुव है। इसको क्या करते हैं? हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे आप सुने क्या करा है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र से, यानी जब हम इसको काटे थे यहां से यहां तक, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। और दर्पण के ध्रुव को पी से प्रदर्शित किया जाता है और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, किससे क्या प्रदर्शित किया जाता है यह बहुत जरूरी है। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आपको डायग्राम में हम पूरी चीजें अच्छे से समझाते हैं। आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप देखें कि हम यहां बात करते हैं किसके? मुख्य अक्ष के ऊपर। कि मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद क्या है? फोकस बिंदु क्या है?
जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, याद रखिएगा यहां लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के समांतर किसी भी दर्पण से डाली जाती हैं या दर्पण पर डाली जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? फोकस दूरी। तो देखें जो मुख्य फोकस बिंदु होता है यानी मुख्य फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप याद रखें कि सारी दूरियां कहां से नापेंगे हम लोग? सारी दूरियां हम लोग नापेंगे दर्पण के ध्रुव से। सारी दूरियां आप दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। अब आप चित्र देखें ताकि आप पूरी बात समझ पाए। जब आप देखेंगे चित्र तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। हम आपको सारी दूरियों के बारे में क्लियर करके दे देते हैं, कौन सी दूरी कहां तक की होती है। तो मतलब आप ये याद रखिएगा कि चलना किधर है, तो चलना हम लोगों को किधर से? दर्पण के ध्रुव की ओर से चलना है। तो अब आप देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक गोलीय दर्पण होना चाहिए। तो हम एक तरफ से चलते हैं ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। हमने ले रखा है क्या? एक गोलीय दर्पण। ये हमारा क्या है? एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को हमने एक तरफ कलाई ऐसे बीच में कर दिए थे, हमने एक तरफ कलाई कर दिया। आप जहां थ्योरी लिखिएगा उसके बाद में इस चित्र को, सारे चित्रों को आप बनाते चलिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट लेके तब सारी थ्योरी लिखते चलिएगा। हम इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप थ्योरी लिख सकें, अन्यथा हम बोल देते तो जब बोल के छोड़ देते तो वहां पे समस्या होती। हम लिख दे रहे हैं, आप उसको देख के लिख दीजिएगा। हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण लेके चलते हैं। अवतल दर्पण यानी इधर वाला दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण लेके चल रहे हैं। अब आप सारे चित्रों को समझे। जब अवतल दर्पण लेंगे तो हमने इसको अलग कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या? अवतल दर्पण। भाई साहब ये हो गया हमारे पास क्या? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बनके तैयार हो गया। पहला टॉपिक क्या है कि हम ये जान ले कि हमारा जो वक्रता केंद्र है वो क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये होगा और जो इसका मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु कहां होगा? यहां होगा और इसी को हम क्या बोल देंगे? वक्रता केंद्र बोल देंगे। तो एक चीज समझ पाए, वक्रता केंद्र। उसके बाद आप आगे समझें। अगली बात हमने बताया होगा ध्रुव के बारे में। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मतलब यहां से यहां तक दर्पण है, इसका कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। जो मध्य बिंदु होगा वही उसका क्या होगा? ध्रुव होगा। और ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा किससे किसको प्रदर्शित करते हैं ये हमने आपको बता रखा है। ये पी हो गया, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसी में हमने जो टॉपिक किया था, वो बात की थी, वो है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या है? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को जाने वाली रेखा। हम मान लेते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र ये है और यहां से ध्रुव को जाए तो एक लाइन है जो कहां जा रही है? इसे ध्रुव को जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष और ये हो गया क्या? वक्रता केंद्र। ये हो गया ध्रुव। अगला चित्र समझें। अब हम इसी पे बात कर चुके थे, क्या किसकी बात किए थे? मुख्य फोकस बिंदु की। तो आप एक चित्र ऐसे ही बनाइएगा। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। एक तरफ कलाई कर दीजिएगा, इस प्रकार कलाई हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु ले लीजिएगा, ये हो गया ध्रुव। यहां से एक लाइन मिला दीजिएगा, ये हो गया मुख्य अक्ष। और यहाँ पे क्या होगा? हमारा वक्रता केंद्र होगा। अब आप मुख्य अक्ष के समांतर यही लिखे होंगे मुख्य फोकस बिंदु में कि मुख्य अक्ष के समांतर आप प्रकाश किरणों को क्या करें? किसी भी दर्पण पर डालें। जब प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आप डालेंगे, जब प्रकाश की किरण ऐसे होके जाएगी और यहां पड़ेगी तो इधर आप कलाई किए हैं। कलाई करने की वजह से यह प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलेगी बल्कि परावर्तन होगा। यानी शीशे को आपने चमकाया होगा तो देखे होंगे प्रकाश की किरण किधर ना किधर जाती है। उसी प्रकार जब आप चमकाएंगे यानी जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो यह जिस बिंदु से होके जाएगी या कहीं से भी होके जाए, जिस बिंदु से होके जाएगी उसी को हम क्या कह देते हैं? मुख्य फोकस बिंदु कह देते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इतना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। अब हम यहीं से सारे दूरियों के बारे में, जितनी भी दूरी हैं उन सारी दूरियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर कोई यहां से यहां तक की बात करे, यानी हमने आपको मुख्य फोकस दूरी लिखवाया होगा, तो मुख्य फोकस बिंदु यही है। मुख्य फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस या फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र से और वक्रता त्रिज्या के बीच ये हो जाएगी दूरी। वक्रता त्रिज्या के लिए फोकस दूरी ये हो जाएगी। जहां हम वस्तु रखेंगे वो हमारी वस्तु की दूरी हो जाएगी। जहां प्रतिबिंब रखेंगे वहां प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। आप इतना लिख लीजिएगा, चित्र बना लीजिए। अब हम इसके बाद आगे बातचीत करते हैं।
चर्चा करेंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होती है। जब आप फार्मूले को डेरिवेट करते हैं, जब फार्मूला सिद्ध करने लगते हैं, तो वहां पे आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के बारे में बहुत विशेष आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब बोर्ड एग्जाम में इस पे प्रश्न आता है, ऑप्शनल प्रश्न एक जरूर आएगा, तो आप समझ लें सबसे पहले ये क्या होता है, ताकि आप पूरी बात समझ पाए। देखें, यहां कहा जा रहा है क्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो अब क्या होगा थ्योरी, ये समझे आप, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अच्छा, दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण को जिस गोले से काटा जाता है उस गोले के द्वारक को दर्पण का द्वारक कहते हैं। छोटा होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है और दर्पण ऐसे हम लोग बनाते हैं और ऐसे ना बना के ऐसे सीधा बना दिया जाए, यानी द्वारक को हम क्या कर दें, बहुत छोटा कर दें। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित, आप देखें यहाँ पे वो दर्पण का द्वारक हो गया। अब यहाँ पे इसका जो संबंध आया वो कैसे आप लिखेंगे सूत्र में, तो आपको लिखना है F बराबर R/2। R/2 मतलब R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है, फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आप सूत्र लिखें, या फिर इसका इसमें गुणा करा दीजिए, R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। अब आप आगे सुने, अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। तो बात यह है कि प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रतिबिंब को समझना होगा। प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यही समझना है। तो देखें आप, प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी दर्पण के सामने, यानी कोई शीशा है, कोई दर्पण है, उसके सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, यानी जब आप शीशे के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण में जो चित्र बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दर्पण में जो चित्र बनेगा वही प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब को इसे आई से प्रदर्शित करेंगे, किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आप समझ गए हैं कि इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। किसको, प्रतिबिंब को। अब बात यह है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो देखें, जहां प्रतिबिंब बनता है, अच्छा प्रतिबिंब बनेगा कहां, दर्पण में। जहां प्रतिबिंब बनता है वहां से दर्पण के ध्रुव को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। यानी जितनी दूरी जहां प्रतिबिंब बने वहां से लेके जो दर्पण का ध्रुव है वहां तक की जो दूरी होगी वही हमारी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, V से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिबिंब की दूरी को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, V से प्रदर्शित करते हैं। आप नोट्स बनाते चलें और आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और थ्योरियों के बारे में आपको बताते हैं। तो अब आप देखें कि हम लोग चर्चा करेंगे वस्तु या बिंब क्या होता है, यानी वस्तु या बिंब किसे कहते हैं। तो दर्पण के सामने रखी वस्तु को बिंब कहते हैं। यानी दर्पण के सामने जिस वस्तु को रखोगे उसको बिंब कहोगे, और दर्पण में जो चित्र बनेगा उसे आप क्या कहोगे, प्रतिबिंब कहोगे। और जो बिंब यानी जो वस्तु होता है उसे आप U से प्रदर्शित करोगे। किससे प्रदर्शित करोगे, U से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझें कि वस्तु या बिंब की जो दूरी होती है वो क्या होती है। तो देखें, जहां वस्तु रखी जाती है वहां से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु या बिंब की दूरी। यहां पे हमने प्रतिबिंब लिख दिया है, प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, वस्तु या बिंब की दूरी। बिंब की दूरी होना चाहिए। बिंब की दूरी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे आप, U से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, U से। अब आप समझें रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो देखें, जब अगर रेखीय आवर्धन क्षमता वाली चर्चा चलती है तो क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्षमता होता है। तो देखें आप, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से, यानी इसको किससे प्रदर्शित करेंगे आप, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब एक फार्मूला मिलेगा, यानी रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, तो स्मॉल m बराबर मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, I/K/O। और I हमारा क्या है, यह प्रतिबिंब है। याद रखिए, हमने आपको बोल दिया है I/O, यानी m बराबर
I अपान O या करके आप लिख सकते हैं माइनस V अपान U। अब ये माइनस क्यों आया, जब हम ये आपको फार्मूला सिद्ध कराएंगे तो कहाँ से माइनस आ रहा है और कहाँ से प्लस, इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। I हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, आप सारे लोगों को मालूम है। O हमारा क्या होता है, वस्तु की दूरी। हम इसको साफ साफ लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए। यह क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यह है प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, या आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, या आप ऐसे लिखिए m बराबर या करके, या m बराबर माइनस v अपान u। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो इस हिसाब से आपको हमने आज दो फार्मूलों के बारे में बताया है। एक फार्मूला हमने बता दिया है कि आप r बराबर r यानी f बराबर या r बराबर f बराबर r/2 आप पाए हैं, पहला कंडीशन ये है। दूसरा अभी पाए m बराबर I अपान O पाए हैं, या माइनस V अपान U पाए हैं। तो आप इस हिसाब से पूरी परिभाषाओं को लिखते चलें तो हम और आगे इसके बारे में आपको बताते हैं। प्रकार क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आप समझें वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तब हम आपको समझाते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको हम वास्तव में पर्दे पर प्राप्त करें, और आभासी प्रतिबिंब इसका उल्टा होगा, यानी हम उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि किसी बिंब वस्तु से चलने वाली किरणें, यानी चाहे हम बिंब लें, बिंदु वस्तु लें, कोई बिंदु ले लीजिए या वस्तु ले लीजिए, से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, हमने आपको परावर्तन अभी नहीं बताया है, इसके बाद हम आपको परावर्तन की हेडिंग लिखेंगे, आप समझाएंगे। अब देखें, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पॉइंट यहां से समझें, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको क्या करेंगे हम लोग, पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे। अगला समझें, आभासी प्रतिबिंब, यदि बिंब या वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप चित्र समझिए, आप पूरी बात समझ जाएंगे, उसके बाद हम आपको और आगे लेके चलते हैं। देखिए बात यह है कि अगर डॉटेड लाइन कहीं दी गई है प्रतिबिंब के लिए या दर्पण के लिए, तो आप ये समझ जाइए कि वह क्या है, आभासीय प्रतिबिंब है। हम आपको वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कराते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि होता क्या है। होता यह है बच्चों, जैसे हमारे पास यह एक दर्पण है, हमने आपको बोल रखा है दर्पण को क्या कर देना, एक तरफ से कलई कर देना है। दर्पण के मध्य बिंदु में क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है जिसको हम P बोलते हैं। यहाँ से एक रेखा जाती है जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यह रेखा कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। अब वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, एक वस्तु है, और इस वस्तु पर हमने यहाँ पे वस्तु मान लिया AB है हमारे पास, AB। जब यह वस्तु AB है और जब हम इसको कहाँ डालेंगे, इसको डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे डालेंगे, तो यह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको हम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है फोकस दूरी, स्मॉल f। बच्चों यह हमारा क्या है, यह एक परावर्तित किरण है जो होके जा रही, परावर्तन शब्द आपके पास आया था। अब दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से होकर डालते हैं। तो आपको प्रतिबिंब बनने का जब हम नियम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब आप यहाँ से डालेंगे तो यह इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और यह दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यह वास्तव में काट रही हैं, जब वास्तव में काटेंगी तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी यह वास्तव में काटे ना, सिर्फ हमें प्रतीत हो, काटती हुई प्रतीत हो, जैसे अगर हम बात करें किसकी, उत्तल दर्पण ले लें आप, यह उत्तल दर्पण है, एक तरफ आप कलई कर लीजिए, पूरा कंडीशन यही होता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण यहाँ से आप डाल दीजिए। अच्छा, आप जब अंदर की ओर होगा ये, तो इसका मतलब इसका जो केंद्र होगा वो अंदर की ओर यहाँ कहीं होगा। तो प्रकाश का परावर्तन यही कहता है कि यह जब इस पे पड़ेगा तो परावर्तन के पश्चात यह क्या होगा, इधर जाएगा, ना कि इधर आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, आभासी मान लेते हैं, डॉटेड।
यहाँ मान लेंगे आभासी। उसी प्रकार जब वस्तु हम यहाँ रखे थे तो इस किरण को हम इसके केंद्र से डालेंगे। जब केंद्र से डालेंगे तो ये दोनों किरण एक दूसरे को सॉरी वक्रता केंद्र से डालना है, हमें यहाँ से नहीं डालना है, वक्रता केंद्र वहाँ है। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ ऐसे डालेंगे तो यहाँ से ये फिर से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देना होगा, तो इसलिए आप यहाँ होके जाएगी, ये दोनों यहाँ पे काटेंगी। तो यानी जब डॉटेड लाइन आएगी तो ये जान जाइएगा वह क्या है, अभिसारी प्रतिबिंब है, सॉरी वह क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, और यह क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। इस प्रकार आप प्रतिबिंब में अंतर समझ पाए होंगे। अब हम आपको बताते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, ये दोनों चीजें हम आपको समझाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, अगर ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम का जितना भी प्रश्न होगा बेहद सरल बन जाएगा। सिर्फ आप बात समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, यह प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के मिलने से बनता है। यानी यह प्रतिबिंब कब बनेगा, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिले, यानी एक दूसरे को वास्तव में क्या करें, काटें, तब। और इसमें क्या होगा कि इस प्रतिबिंब से परावर्तित किरणें आती हुई क्या करती हैं, प्रतीत होती हैं। यानी कभी भी मिलती नहीं, बल्कि सिर्फ क्या होती है, हम कल्पना करते हैं। जैसे यहाँ डाले और ऐसे डॉटेड लाइन होके जाएगी, यानी सिर्फ हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। इस प्रतिबिंब को, अब देखें वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसको पर्दे पर हम क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम प्रतिबिंब को क्या करेंगे, पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। मगर इसमें क्या होगा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सदैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह सदैव क्या करेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह सदैव क्या होगा, उल्टा होगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वह सदैव क्या होगा, सीधा होगा। इस प्रकार प्रतिबिंब में अंतर आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब हम आपको परावर्तन और अपवर्तन क्या है यह समझाते हैं और उनके नियम के बारे में बताते हैं। तो अब हम लोग बोर्ड एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझते हैं, और परावर्तन के नियम क्या होते हैं ये समझते हैं। तो देखें, प्रकाश का परावर्तन, अगर हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करें तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने माध्यम या पालिशदार सतह पर पड़ती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। याद रखिएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी माध्यम में नहीं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चित्र को समझेंगे। यह किरण क्या है, आपतित किरण है, और यह किरण क्या है, परावर्तित किरण है। जब आपतित किरण इस बिंदु पे पड़ती है तो पड़ने के पश्चात यह इसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के मुख्यतः क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होंगे। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। याद रखिएगा, एक तल मत लिखिएगा, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए, यह बिंदु है, पहला नियम समझिए आप, आपतित किरण यह है, आपतित किरण को बोलते हैं आई, यह है आपतित किरण, और यह क्या है, परावर्तित किरण है। यहां से यहां तक जाएगी तो यह क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो और यह है आपतन बिंदु पर डाला गया, ये क्या है, अभिलंब है। तीनों कहाँ हैं, एक ही बिंदु पर हैं। ठीक, अब दूसरा नियम सुने, आपतन कोण आई। अब आपतन कोण क्या है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, हम आपतन कोण कहते हैं। यहां समझ ले, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम, आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं आप समझ लीजिएगा। दूसरा नियम सुने आप, आपतन कोण, अच्छा ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझें, परावर्तन कोण ये क्या होता है, आर होता है। तो यह सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब
अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। इसे आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आप याद रखिएगा कोण आई का सेकंड नियम यही कहता है, कोण आई का मान सदैव कोण आर के मान के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपने प्रकाश का परावर्तन समझ लिया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आप एक बार इसको लिखते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग परावर्तन के पश्चात अब अपवर्तन पे चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट बोर्ड एग्जाम के बेहद फेमस पॉइंट हैं। आप समझें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो क्या होता है कि इसके लिए अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, और दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए? पारदर्शी माध्यम होने चाहिए। तो देखें, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम वायु से सघन, यहाँ पे याद रखें सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप चित्र में समझें, यह प्रकाश की किरण कैसी है? आपतित किरण है। यह माध्यम कैसा है? यहाँ पे वायु है, हमने वायु लिख दिया है, यह वायु से भरा माध्यम है, इसको हम विरल माध्यम बोलते हैं। तो वायु है, यह प्रकाश की किरण आई, और यह माध्यम कैसा है? सघन। जब सघन माध्यम आएगा तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके, तो इधर नहीं गई बल्कि अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। तो यह अपने मार्ग से विचलित हो गई, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम के ऊपर चर्चा करते हैं। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या करा है? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। याद रखिएगा, तीनों किस पे होंगे? एक ही तल पर होंगे, एक बिंदु नहीं। यहाँ पे एक तल कहा जा रहा है, एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई एवं अपवर्तन कोण आर की जा मीन्स क्या होता है? साइन थीटा होता है। जा मीन्स होता है साइन थीटा। याद रखिएगा, जा का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का, ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। कुछ लोग यही पूछ लेते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर एन की जगह आप चाहें तो नियतांक भी लिख सकते हैं। तो ये रहा चित्र। अगर आप चित्र समझ गए होंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, याद रखें, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस हिसाब से इस चैप्टर के सारे थ्योरम कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप ठीक से इसे समझ लेते हैं तो एक वीडियो में यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको अगले वीडियो में इसका डेरिवेशन कैसे होता है, यानी सूत्र कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे आएगा, वह हम आपको करके दिखाएंगे। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए।